नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति। सबसे पहले मुख्य समाचार। पिथौरागढ़ और चमोली समेत कई निकायों में प्रमुख और सभासदों ने ली शपथ। देहरादून नगर निगम में मेयर और 100 पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह कल। प्रदेश के अधिकांश निकायों में भी तैयारियां। अठारह फरवरी से शुरू होने जा रहा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा सचिवालय ने जारी की सत्र की अधिसूचना। प्रधानमंत्री 10 फरवरी को सुबह 11 बजे परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम के जरिए देश भर के छात्रों से करेंगे सीधा संवाद। परीक्षा की तैयारी, तनाव प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास पर देंगे मार्गदर्शन। वनाग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ऐप के जरिए कार्य करेगा वन विभाग। वन मुख्यालय में स्थापित होगा इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर। पूर्वानुमान के लिए मौसम विभाग से भी समझौता। और 38वें राष्ट्रीय खेल के तहत रुद्रपुर में आयोजित की गई ट्रैक साइकिलिंग की स्पर्धाएं। शिवपुरी में बीच वॉलीबॉल के पुरुष वर्ग में आंध्र प्रदेश और महिला वर्ग में तमिलनाडु ने जीता स्वर्ण। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के बाद अब पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का सिलसिला आरंभ हो गया है। आज पिथौरागढ़ नगर निगम और चमोली जिले के सभी 10 नगर निकायों में नवनिर्वाचित बोर्ड ने शपथ ग्रहण कर ली। शासन ने प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में नवनिर्वाचित बोर्ड को कल तक शपथ दिलाने और पहली बोर्ड बैठक कर लेने के निर्देश दिए हैं। जिन नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों में आज शपथ नहीं हुई, वहां कल इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश के सबसे बड़े और पुराने नगर निगम देहरादून में कल शाम 5 बजे नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल और 100 पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके लिए नगर निगम परिसर में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। नगरायुक्त नमामि बंसल के मुताबिक देहरादून के मेयर को गढ़वाल मंडलायुक्त शपथ दिलाएंगे। जो भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम के सभी पारंपरिक रूप से व्यवस्थाएं की जाती हैं, उनकी तैयारियां कर ली गई हैं। निमंत्रण पत्र भी भेजे जा रहे हैं और उसके साथ ही जो परिसर में तैयारियां होनी हैं वो भी सभी हमने उसके लिए कर ली है व्यवस्था। साथ ही साथ में जो अप्रूवल्स लेने हैं वो भी सारे किए जा चुके हैं, तो नगर निगम की ओर से पूरी तैयारी है। पारंपरिक रूप से जो शपथ ग्रहण समारोह होता है उसे ही बोर्ड की, जो नवनिर्वाचित बोर्ड है निगम का, उसकी पहली बैठक के रूप में दर्ज कर लिया जाता है। और जो शपथ ग्रहण है यहाँ पर देहरादून नगर निगम का गढ़वाल आयुक्त महोदय द्वारा माननीय महापौर जी को करवाया जाएगा। जो माननीय पार्षदगण हैं उन सभी को माननीय महापौर जी द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। नगर निकायों में होने वाले शपथ ग्रहण को ही बोर्ड की पहली बैठक के रूप में माना जाता है और इसके बाद विधिवत इन सभी नगर निकाय सक्रिय रूप से कार्य करने लगेंगे। पहली बार चुनकर आए हुए जनप्रतिनिधियों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पिथौरागढ़ से नवनिर्वाचित मेयर कल्पना देवलाल ने नगर निगम की पहली मेयर के रूप में आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। रामलीला मैदान में आयोजित भव्य कार्यक्रम के दौरान पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षदों को भी मेयर कल्पना देवलाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि निकाय चुनाव में पिथौरागढ़ नगर निगम सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। भाजपा की कल्पना देवलाल ने निर्दलीय प्रत्याशी मोनिका मेहर को इस सीट से पराजित किया था। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में पिथौरागढ़ नगर निगम की पहली मेयर ने आश्वासन देते हुए कहा कि वो नगर की जनता से किए गए हर एक वादे को पूरा करेगी और पिथौरागढ़ को विकसित, स्वच्छ और सुंदर शहर बनाएंगी।
मेयर के रूप में शपथ ली है, उसके लिए सभी का आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने जो हमें सहयोग प्रदान किया, अपना आशीर्वाद दिया और आप यहाँ पर इतने भारी संख्या में आए हुए, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहूँगी, जो हमने पिथौरागढ़ के संकल्प लिए थे, जो हमारा विजन था पिथौरागढ़ के लिए, उसे हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। सभी के सहयोग और आशीर्वाद से, सभी के मार्गदर्शन से ये काम जल्द से जल्द पूरा होगा, ये मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने पिथौरागढ़ को एक सच्चे सुंदर और विकसित पिथौरागढ़ बनाए। चमोली जिले में आज 4 नगर पालिका परिषद और 6 नगर पंचायतों में नवनिर्वाचित अध्यक्ष व सभासदों ने पद व गोपनीयता की शपथ ली। जिला मुख्यालय गोपेश्वर के बस स्टेशन पर चमोली गोपेश्वर नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संदीप रावत व 11 सभासदों को अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद पालिका अध्यक्ष संदीप रावत ने कहा कि शहर की सभी प्रमुख समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निराकरण किया जाएगा। समस्याएं हैं यथावत हैं। इन पूर्व के 5 सालों में जो कुछ नहीं हो पाया और जो होना है, जो पूरा रोड मैप है मेरे द्वारा, जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें मेरे द्वारा जो है समस्याएं पूरी इसमें रेज की गई हैं। आने वाले समय में प्राथमिकता के आधार पर तो तमाम समस्याएं, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम की हो, चाहे वो पार्किंग की हो, चाहे वो रास्तों की हो, चाहे वो सफाई की हो, चाहे वो सीवरेज की हो, समस्याएं सिरे दर सिरे जो है एक तरफ से जो है उनका निराकरण किया जाएगा। जिस तरह से मैंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान सभी वार्डों में जाकर के वहाँ की नालियों के, वहाँ के रास्तों के और वहाँ की तमाम, चाहे विद्युत की समस्या हो, अनेक समस्याओं को लेके जो मेरे पास स्थानीय लोगों ने जो मांग रखी है, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं उन मांगों पे पहले उनको ध्यान रखते हुए, चाहे वो सीमेंट की हो या पेयजल की जितनी भी व्यवस्था है, ये मेरी अहम भूमिका है। मेरी प्राथमिकता जो है वो मेरे वार्ड की स्वच्छता, मेरे वार्ड की नालियाँ, मेरे वार्ड की तमाम समस्याएं अब रुकी हुई हैं, उनको पूर्ण करना है। जोशीमठ नगर पालिका परिषद की नवनिर्वाचित अध्यक्ष देवेश्वरी शाह व सभासदों ने भी आज शपथ ग्रहण की। एसडीएम चंद्रशेखर वशिष्ठ ने शपथ दिलाई। वहीं नगर पंचायत पोखरी में एसडीएम अबरार अहमद ने अध्यक्ष सोहन लाल व सभासदों को शपथ दिलाई। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। 18 फरवरी को सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू की जाएगी। उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया था कि बजट सत्र 2025-26 देहरादून में ही आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि 18 से 24 फरवरी की अवधि के बीच बजट सत्र आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को सुबह 11 बजे दूरदर्शन सहित कई प्लेटफॉर्मों पर देश भर के छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे और परीक्षा की तैयारी, तनाव प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास पर मार्गदर्शन देंगे। आपको बता दें कि इस वर्ष प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 36 छात्रों का चयन किया गया है, जो राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, बोर्ड, सरकारी स्कूलों, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सीबीएसई और नवोदय विद्यालय से हैं। इनमें से कुछ छात्र प्रेरणा स्कूल कार्यक्रम के पूर्व छात्र हैं, कला उत्सव और वीर गाथा के विजेता हैं। इन छात्रों को सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ने के लिए चुना गया है, जो इस संस्करण को भारत की विविधता और समावेशिता का सच्चा प्रतिरूप बनाता है। जंगलों में लगने वाली आग को लेकर उत्तराखंड वन विभाग इस बार पूरी तरह से तैयार है। इस वर्ष तकनीक का इस्तेमाल करते हुए प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं कम से कम हो। प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन के मुताबिक नए डिजाइन किए गए ऐप का विभागीय कर्मचारियों व अधिकारियों ने इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यह अभी एडवांस टेस्टिंग स्टेज पर है। बार हम लोग कई विशेष तैयारियां हम लोगों ने की है और हम पहले के मुकाबले कहीं बेहतर प्रिपेयर्ड हैं वनाग्नि से डील करने के लिए। एक तो जो बहुत महत्वपूर्ण हमने काम किया है इस बार, वो इस बार हमने ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा मैनेजमेंट वनाग्नि का हम करने जा रहे हैं। ऐप ऑलरेडी हमारा एडवांस टेस्टिंग स्टेज में है। पूरे हमारे करीब 5,500 वनकर्मी ऑलरेडी इसको यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, ताकि जो भी छोटी मोटी इसमें दिक्कतें या ट्रेनिंग वगैरह हैं वो सब हम रिजॉल्व कर लें, और वो करते जा रहे हैं। और साथ साथ इसका इस्तेमाल भी हो रहा है बीटा वर्जन का।
तो और साथ ही हमने एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी यहाँ इस्टेब्लिश कर दिया है, जिसमें लगातार एक GIS डोमेन में हमारी फायर का मैनेजमेंट होगा हेडक्वार्टर से भी, और सभी लेवल्स पे, चाहे डिवीजन लेवल पे भी हम लगातार इस ऐप के माध्यम से DFOs भी कहीं भी अगर मोबाइल हो। वन मुख्यालय में इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर भी स्थापित किया गया है। इसके साथ ही वन विभाग ने मौसम विभाग से भी समझौता किया है, जिसके तहत मौसम विभाग अतिरिक्त जानकारियां वन विभाग को उपलब्ध कराएगा। इससे वन में लगने वाली आग का पूर्वानुमान लगाना आसान होगा। जंगलों को आग से बचाने के लिए ग्रामीण समुदाय का साथ लेने का भी वन विभाग प्रयास कर रहा है। इसके लिए बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। साथ एक MOU किया है, अभी कल ही IMD के जो DG हैं उन्होंने उसको साइन किया, तो उसके थ्रू अब IMD हमको कस्टमाइज्ड वेदर रिपोर्ट देगा। वो जनरल रिपोर्ट जो सबके साथ शेयर करते हैं, उसके अलावा ऐसी रिपोर्ट देगा जिससे हमें थोड़ा वनाग्नि के खतरे का पूर्वानुमान होगा। तो ये चीज़ है जो एक एडिशनैलिटी हमने कुछ करी है। और इसके अलावा जैसे लास्ट ईयर हमने नोडल ऑफिसर्स बनाए थे हमारे हेडक्वार्टर के, वो काफ़ी लेट बने थे, इस बार हमने जनवरी में ही बना दिए हैं ताकि वो प्रिपरेटरी फेज से ही डिविजन्स को और डिस्ट्रिक्ट्स को मॉनिटर करने लग जाएं। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में वन पंचायत समिति गठन को लेकर बैठक की। जिलाधिकारी ने जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में वन पंचायतों को अधिक मजबूत बनाने के लिए उप जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में वन पंचायत गठित नहीं हुई है, वहां जल्द ही इनका गठन किया जाएगा। उन्होंने वन पंचायत को उनके मौलिक अधिकारों से संपन्न बनाने के लिए उप जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए संबंधित DFO से अभिलेख प्राप्त करते हुए वन पंचायतों के सदस्यों को जागरूक करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि वन पंचायत के सदस्यों को उनके अधिकार और आमदनी के बारे में विस्तृत जानकारी देना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द से जल्द वन पंचायत गठित करते हुए जनपद के समस्त पंचायत वन पंचायत के साथ एक वृहद अधिवेशन आयोजित करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि वन एवं वन संपदा की सुरक्षा करना सभी का दायित्व है, जिसे एक योजित तरीके से संपादित करना जिला प्रशासन की अहम जिम्मेदारी है। फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड हमारा फोकस रहेगा वन पंचायतों पे। वन पंचायतें इज अ सेल्फ सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशन। एक बार उनको अगर हम निर्वाचित कर दें और ठीक से गठित कर दें तो दे नो देयर राइट्स एज वेल एज देयर ड्यूटीज। तो उनको फॉरेस्ट की जो रॉयल्टी के एरियाज हैं, एक बार हमने यदि वो दिलवा दिए तो दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल इन स्कॉचिंग द फॉरेस्ट फायर्स, क्योंकि वो अपने स्तर से फॉरेस्ट के प्रोटेक्ट भी करते हैं, फॉरेस्ट वॉचर्स भी रखते हैं और फायर लाइन्स भी बनाते हैं, बिकॉज इन वन वे और द अदर दे आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर लाइवलीहुड एज वेल एज सोशल वेलबींग। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए, कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे 38वें राष्ट्रीय खेलों की। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों में आज रुद्रपुर स्टेडियम में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में ट्रैक साइकिलिंग की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ट्रैक साइकिलिंग का लुत्फ उठाते हुए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ बातचीत कर उनके साथ फोटो भी खिंचाई, जिसके बाद उन्होंने ट्रैक में पहुंचकर टेक्निकल टीम और खिलाड़ियों से मुलाकात की।
इस दौरान उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए जहां उत्तराखंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है, वहीं इन खेलों को लेकर प्रदेशवासियों में भी भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। 28 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से, उनके हाथों से 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हुआ है और उस दिन से लगातार एक बहुत उत्साह का माहौल है। सभी लोगों में जोश है, चाहे वो हमारे देवभूमि उत्तराखंड के लोग हों या जो हमारे खिलाड़ी आए हैं या हमारे जो उनके साथ वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, 6000 लगभग ऑफिशियल्स लगे हुए हैं। कुल मिला के अगर मैं ऐसा मानूं कि 20,000 के लगभग लोग इस प्रतियोगिता का किसी न किसी रूप में संचालन कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत गौरवशाली समय है, हमारा गौरवशाली क्षण है प्रदेश के लिए। 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत टिहरी जिले के शिवपुरी में आयोजित बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग के फाइनल में आंध्र प्रदेश ने तमिलनाडु को शिकस्त देकर स्वर्ण जीता। प्रतियोगिता का रजत पदक तमिलनाडु और कांस्य गोवा के हिस्से आया। महिला वर्ग में तमिलनाडु ने पुडुचेरी को सीधे मुकाबले में हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। पुडुचेरी को रजत, पुडुचेरी वन को कांस्य प्राप्त हुआ। आंध्र प्रदेश की टीम के कप्तान दिव्य शाही ने प्रतियोगिता जीतने पर खुशी जाहिर की है। लास्ट ईयर नेशनल गेम्स में खेला, मैंने लास्ट ईयर क्वार्टर्स में आउट हो गया। मैं अभी दिस ईयर गोल्ड मेडल लेके जाने को आया, अभी गोल्ड मेडल जीत गए, मैं तो बहुत खुश है। अभी फाइनल के पुरस्कार वितरण समारोह में खेल मंत्री रेखा आर्या और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने विजेता टीमों को मेडल प्रदान किए। रूप से ये 38वां राष्ट्रीय खेल को ऑर्गेनाइज करके उत्तराखंड ने एक सबसे बड़ी बात इच्छा शक्ति दिखाई है पूरे देश में कि हमारा छोटा राज्य एक राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे ये कॉम्पिटिशन है इनको करने का भी जज्बा रखता है और बहुत अच्छी तरह से भी करने का जज्बा रखता है, क्योंकि यहाँ की हॉस्पिटलिटी, यहाँ की आबो हवा, यहाँ के इंतजाम, ये सभी खिलाड़ियों को प्रभावित भी कर रहे हैं और इससे निश्चित रूप से भविष्य में हमारे बच्चों को एक बेहतर एक्सपोजर मिलेगा ताकि बच्चे और गेमों में भी। बागेश्वर जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के 10 वर्ष पूर्ण होने पर लगातार कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज डिग्री कॉलेज खेल मैदान में महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 4 टीमों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी ने किया। मुख्य विकास अधिकारी व बागेश्वर की कार्यक्रम अधिकारी का कहना है कि ऐसे आयोजनों से बेटियों को अधिक से अधिक मौके देने और उनकी प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है ये 10 साल पहले शुरू किया गया, तो इसको 10 वर्ष पूरा हो गए। इसी क्रम में हम चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जागरूकता में कई एक्टिविटीज हमारे जनपद में इसमें चल रही है। महिलाओं का जो है वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हम लोगों ने यहाँ पे करवा रखा है। इसका मुख्य उद्देश्य एक तो है कि महिलाओं और बालिकाओं को प्रोत्साहित करना, उनको प्रेरणा देना कि बालिकाएं जो है किसी भी फील्ड में जो है अच्छा काम कर सकती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो या अदर हो। इसी में हमने जो है अभी कुछ दिन पहले जो है स्कूटी रैली भी करवाई थी, वो भी इसी कार्यक्रम के तहत जो हमने करवाया था। तो उसी में जो है आज एक और कार्यक्रम जो हमारा हो रहा है वॉलीबॉल प्रतियोगिता। और वहीं जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों को हर क्षेत्र में सफल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसको जिले में और बेहतर तरीके से आयोजित किया जाएगा। योजना के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का लगातार आयोजन किया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अपने सफल 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में जनपद के अंतर्गत लगातार गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिसमें अभी कुछ दिन पूर्व ही यहाँ पर स्कूटी रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें महिला कार्मिकों के द्वारा प्रतिभाग किया गया था और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संबंध में जागरूकता का संदेश प्रसारित किया गया था। उसी के क्रम में आज जो है डिग्री कॉलेज का जो फील्ड है वहाँ पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बालिकाओं के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है।
प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दुग्ध पर्यवेक्षक पद पर चयनित 12 अभ्यर्थियों को विधानसभा स्थित कार्यालय में नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर गन्ना विकास मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लगातार प्रदेश में युवाओं को नौकरी देने का काम कर रही है। हाल ही में उन्होंने 54 गन्ना पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए थे। अब 12 दुग्ध पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके, उत्तराखंड में जो बेरोजगारी है उसको कहीं ना कहीं दूर किया जा सके और एक मौका मिले हर व्यक्ति को अपने उत्तराखंड सरकार के साथ जुड़ के काम करने के लिए, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए। हमने परसों गन्ना पर्यवेक्षकों को 54 गन्ना पर्यवेक्षकों को हमने नियुक्ति पत्र बांटे थे। 92% हमारे जो वैकेंसी थी वो कंप्लीट हुई है और आज हम जो है दुग्ध पर्यवेक्षकों को जो है नियुक्ति पत्र बांटेंगे, जिससे हमारे विभाग को फायदा मिलेगा। देखिए, सारी जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल में उतारने के लिए, चाहे वो गन्ना पर्यवेक्षक हो, चाहे वो दुग्ध पर्यवेक्षक हो, विभाग के अगर हाथ नहीं होंगे तो विभाग काम नहीं कर पाएगा और योजनाओं को धरातल पर उतारने में ये सारे अपनी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। मैं जितने भी लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद भी यही करूंगा कि ये सब धरातल पे अच्छा काम करके और किसानों को, पशुपालकों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए और उनको राहत देने का काम। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों के अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड विधानसभा में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मीडिया से बात करते हुए श्री जोशी ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 3 महीनों में हाउस ऑफ हिमालयाज ने 1.5 करोड़ के उत्पादों का विक्रय किया है। उन्होंने कहा कि आज हाउस ऑफ हिमालय के उत्पादों की मांग देश के साथ साथ विदेशों में भी हो रही है। ऐसे में इन उत्पादों को अधिक बढ़ावा मिल सके, इसके लिए ग्राम्य विकास, कृषि और सहकारिता के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विचार विमर्श किया गया। आज उसकी इतनी डिमांड हो रही है, यही नहीं विदेश में भी लोग उसकी फ्रेंचाइजी मांग रहे हैं। उसका उत्पाद कैसे बढ़े और उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन रहे और उसकी मार्केटिंग को लेकर हमने कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि वो ग्राम विकास के हमारे ऑफिस में उसके उसमें आता है, एक हमने बृहद बैठक इसमें की है और जिसमें हमने फैसला लिया है कि हम शीघ्र ही प्रमुख स्थानों पर जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे नैनीताल है, मसूरी है, अल्मोड़ा है, जहाँ पर टूरिस्ट भारी संख्या में आता है, और देहरादून में, हल्द्वानी में, उनको जगह पर इनके हाउस ऑफ हिमालय के स्टोर हम खोलेंगे। पौड़ी जिले में फूलों की खेती काश्तकारों को पारंपरिक खेती से अधिक लाभ देने वाली खेती साबित होती नजर आ रही है। सरकारी योजनाओं से मिल रहे प्रोत्साहन के बल पर पौड़ी जिले में 85 किसान 4.36 हेक्टेयर में फूलों की खेती करके 3.36 मीट्रिक टन फूलों का उत्पादन कर रहे हैं। फूलों की यह खेती किसानों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर और समूहों में की जा रही है। जिला उद्यान अधिकारी राजेश तिवारी ने बताया कि जनपद में पहली बार पुष्प उत्पादन का कार्य जिला योजना में शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को फूलों की खेती के लिए 80% अनुदान दिया गया, जबकि बीज के लिए 50% की छूट दी गई। पहली बार पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में कमर्शियल फूलों की खेती करने के लिए जिला योजना के अंतर्गत 80% राशि सहायता पर हमने 20 पॉली हाउस को यहाँ पर लगवाया। 20 पॉली हाउस में हमारे प्रोजेक्ट था फूल लिलियम लगाने के लिए, परंतु लास्ट में जो है 7 किसान जो है फूलों की खेती करने के लिए आगे आए, जिसमें फूलों के बल पर भी 50% हमने राशि सहायता दिया है और 7 पॉली हाउस में लिलियम की खेती जो है शुरू किया गया इसी साल, और लगभग 120 दिन के आसपास जो है क्रॉप निकल कर आई है। सहायक विकास अधिकारी उद्यान हिमांशु सिंह ने बताया कि कोट विकास खंड में जिला योजना से 20 पॉली हाउस स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 8 में फूलों की खेती की जा रही है। इनके वित्तीय वर्ष 23-24 में यहाँ पे स्थापना हुई थी
और जिला योजना के अंतर्गत ये सारे पॉली हाउस यहाँ पे स्थापित किए गए थे, जिसमें यहाँ पे तकरीबन 20 पॉली हाउस हमने जिला विभाग के माध्यम से जिला योजना में स्थापित किए गए थे। और इन पॉली हाउसों में से 8 पॉली हाउस ऐसे हैं जिन पर लीलियम की खेती का ये जो कार्य है वो संपादित किया जा रहा है, चल रहा है। और इसमें समूह के माध्यम से काफ़ी लोग जो हैं, महिलाएं और जो अन्य लोग हैं, वो भी इसमें लीलियम की खेती में करने के लिए आगे आ रहे हैं। कोट विकासखंड में फूलों की खेती कर रहे काश्तकार भगवान सिंह रावत का कहना है कि फूलों की खेती के लिए सरकारी मदद उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आशा समूह के माध्यम से पॉली हाउस बनाए गए यहाँ पे, और यहाँ पर ये हमने लीलियम की खेती लगाई है। ये किसानों के लिए बहुत अच्छा हुआ है कि कम समय में अधिक आमदनी का स्रोत है। हमने यहाँ पे 6000 बल्ब लगाए हैं और हमें यहाँ पे एक पॉली हाउस में कम से कम 1.5 से 2 लाख का बेनिफिट है। विभाग की तरफ से बहुत अच्छी मदद की गई है हमारे को, उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया है। सब्सिडी 50% है, पर 45 रुपए का एक बल्ब है तो 22-22.5 रुपए का हमारे को एक पड़ा, तो 50% की सब्सिडी हमको मिली। देश भर में इस समय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसमें लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में विकासनगर ARTO कार्यालय परिसर में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत वाहन चालकों और कार्यक्रम में मौजूद लोगों को यातायात के नियमों से जुड़ी अहम जानकारियां दी गई। साथ ही इस मौके पर ARTO कार्यालय से 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों की रैली निकाली गई, जिसमें कई वाहन चालक शामिल हुए। रैली ढाली हरवटपुर और विकासनगर शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरी, जहां लोगों को सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में बताया गया। इस मौके पर RTO देहरादून शैलेश कुमार तिवारी ने बताया कि सड़क सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने जानकारी दी कि यह अभियान पूरे माह चलेगा ताकि अधिक से अधिक लोग यातायात नियमों का पालन करें और सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में 1 महीने का रोड सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा है। पहले हम लोग रोड सेफ्टी वीक मनाते थे, तो बेसिकली इसका प्रयास जो हम लोग इस महीने में या इस वीक में करते थे कि हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए कि कैसे जान को बचाया जा सकता है, कैसे रोड पे आप चलें तो सुरक्षित रहें और सुरक्षित महसूस भी करना चाहिए। तो इसी को लेकर के चूँकि दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, दुर्घटनाओं पे नियंत्रण अभी तक नहीं पाया जा सका है, इसलिए हम लोग एक मंथ के रूप में इसको बना रहे हैं कि बड़े स्केल पे लोगों को पार्टिसिपेट किया जाए। और इसमें 2 चीज़ों पर फोकस हमारा है। सबसे पहला है इन्फोर्समेंट, अगर कोई नियम को फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना है, चालान करना है, गाड़ी को सीज करना है। दूसरा जो सबसे वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा है, सेकेंड पार्ट भी जागरूक करना। बहुत लोगों को जागरूक नहीं है, वो लोग उनके नॉलेज नहीं है कि कैसे हमें गाड़ी को ड्राइव करना है, तो उनको हम जागरूक करते हैं। उनके हम कॉलेजों में जा रहे हैं, हम फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, हम विभिन्न कार्यालयों में जा रहे हैं, यूनियंस के पास भी जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि भाई जब रोड पे चलते हैं तो नियमों को फॉलो करो। पौड़ी जिले के कोटद्वार क्षेत्र में बाल श्रमिकों की पहचान और उन्हें मुक्त करने का अभियान चलाया गया। इसमें बाल कल्याण समिति, श्रम, शिक्षा, पुलिस, प्रोबेशन समेत 8 विभाग शामिल रहे। पौड़ी की श्रम प्रवर्तन अधिकारी मोनिका चिलवाल ने बताया कि बाल श्रम उन्मूलन अभियान के तहत कोटद्वार नगर क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी करके 3 किशोरों को चिन्हित किया गया। चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट कैंपेन्स करने हैं, जहां छोटे बच्चे पाए जाते हैं, 14 साल से नीचे बच्चे जो काम पे लगाए जाते हैं, उन्हें काम करने से अलाउड नहीं है, तो उनके खिलाफ हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। आज हम लोग श्रम विभाग और मेडिकल डिपार्टमेंट, आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट, NGO, बाकी एजुकेशन डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट, हाँ, बाकी CWC एंड CWL जो हैं, तो हम लोग साथ मिलके आज हमने कोटद्वार बाजार क्षेत्र में, गैराज क्षेत्र में और जितना ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, छोटे छोटे बच्चों को हमने पूछताछ की और इसी के तहत 3 किशोर श्रमिक भी हमने चिन्हित करे हैं जो 18 साल से नीचे हैं और जो थोड़ा सा हैजार्डस कामों में पाए गए हैं। दुगड्डा के खंड शिक्षा अधिकारी अमित चंद ने बताया कि आज अभियान के दौरान एक ऐसा भी बच्चा मिला जो स्कूल जाने के बजाय लिफाफे बेच रहा था। उसे तत्काल संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक को बुलाकर स्कूल भेजा गया। इसमें देखिए, वैसे तो ज़्यादातर हमारे जो बच्चे हैं किसी न किसी स्कूल में इनरोल्ड होते हैं
पर कई बार क्या होता है कि वो घर की मजबूरी की वजह से या कभी शौक से भी वो मार्केट में कुछ ना कुछ दुकानों पे खड़े हो जाते हैं। उसमें एक बच्चा हमारा आज GUPS बालक कोट द्वार से हमें मिला, उसे हमने प्रिंसिपल को बुलाकर एट ए टाइम उनको वापस स्कूल में भिजवाने का प्रयास किया। लगातार हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स को फ़ोन कर रहे हैं कि भाई उन बच्चों को स्कूल भेजें। ज़्यादातर बच्चे 14 प्लस के थे, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने स्कूल छोड़ दी है 10वीं के बाद, और हम प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम 12वीं तक उनको स्कूल में ज़रूर रखें। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की जिला प्रभारी सुमन लता ने बताया कि यदि कोई संस्थान किसी नाबालिग से श्रम करवाता है तो उसे मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाता है। सभी जगह ये दुकानदारों को सूचित किया गया व आम जनमानस को भी इस संबंध में बताया गया कि कोई भी नाबालिग बच्चे को कार्य पर नहीं रखेंगे, क्योंकि जो बाल श्रम है वो एक जघन्य अपराध है। इसके अंतर्गत विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा और इसमें अर्थदंड भी है। खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।